लेकिन 100 सलाम है कि उस माँ को जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन आज उसकी प्रेम, आज उसकी ममता के बदौलत आज आपके बीच में अगर बैठा हूँ। सब आदमी को जब जवानी आता है तो वो तरह तरह के ख्वाब देखने लगते हैं, और उसी ख्वाब के तहत हम जो है कभी मतलब पढ़ाई की तरफ दिल ही नहीं। मैं कुछ लोगों का जो मिथुन चक्रवर्ती का बाल कटा हुआ देखना, मतलब एक फुल शूज का जूता पहनना। जिस दिन आपको वाकई पैजामा की जरूरत होगी, अगर आप मेरे यहाँ से नहीं लेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। कोई जरूरी नहीं है कि हत्या किया जाए। अगर किसी हुनरमंद आदमी को 24 घंटा रूम में बंद कर दिया जाए तो वो घुट के ऑटोमेटिक मर जाएगा। दोस्तों, अंग्रेजी में एक फ्रेज है जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि हमेशा हमें कोई कहता है कि अगर आपको जीवन में कुछ असाधारण करना है, कुछ ऐसा करना है जो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन साबित हो सके, तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है। भले ही आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे हों, आप जब तक कुछ और नहीं सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, तब तक हम सब जीवन में कुछ रिस्क लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। और साथ ही आप इस एपिसोड को छपरा पोस्ट पे भी देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब रेडियो मयूर के स्टूडियो में अलग अलग अतिथियों के साथ अलग अलग विषयों के ऊपर बातें करते हैं, और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का एपिसोड एक एग्जाम्पल साबित होगा उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो व्यवसाय में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही एक वर्ड बोला है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स करने का। मैं आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड से आपको, हमको, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिजनेस की दुनिया से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत ऐसी बातें जानेंगे जो कि छपरा में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप असाधारण कह सकते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बबलू राही जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आप लोगों का, आपके पूरे टीम का, रेडियो मयूर के उस एपिसोड में जिसमें आपने मुझे सहभागिता के तौर पे मोटिवेशनल कह करके, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं रेडियो मयूर में नहीं बल्कि केबीसी के हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ। और जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उस ईश्वर का कि आप लोगों ने जिस तरीके से सारण को एक नई चीज़, एक नई फिक्र, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा देने का जो कार्य किया है, भगवान इसको बहुत ऊंची छलांग लगाए। सारण का जिस तरीके से आप लोगों ने नाम रोशन किया है, इसके लिए हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने सारण को एक नई पहचान दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक इस तरीके का कार्य कभी महबूब स्टूडियो में हुआ करता था, लेकिन हमें इस बात का घमंड है कि हम लोग बिहार के एक छोटे से जिला सारण में, छपरा में बैठ करके इस तरीके का कार्यक्रम आपके द्वारा देखने और सुनने को मौका मिल रहा है। इसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे मैं बता दूं श्रोताओं, दर्शकों, कि आपने शहर में तंजेब टेक्सटाइल्स का नाम सुना होगा। तंजेब कुर्ता पजामा अक्सर हम लोग जब घरों में कुछ ऐसा माहौल होता है, कुछ मौसम आता है शादियों का या फिर कोई फंक्शन होता है, या फिर ऐसे भी जब मर्जी आपको कुर्ता पजामा या फिर कुछ एथनिक वेयर आपको पहनने का मन करे, या फिर इंडो वेस्टर्न आपको पहनने का मन करता है, तो शहर में बस एक ही नाम सामने दिखता है, वो है तंजेब टेक्सटाइल्स। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में बातें करेंगे, कैसे जो पहले की स्थिति थी वो, और शहर पहले कैसा था तब वो, क्योंकि इनका अनुभव हम सब के बहुत काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है। तो सर, सबसे पहले शुरू करेंगे आपके छोटे से आपके परिचय यात्रा के बारे में। कैसे शुरुआत हुई? मेरा नाम बबलू राही है जी। मैं मोहल्ला नई बाजार में पैदा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे फैमिली में बिलोंग किया हूँ जहाँ लोगों को ये बताने में भी शर्म महसूस होती थी कि ये मेरे अजीज हैं। चूँकि शहर के जाने माने प्रतिष्ठित एडवोकेट BN हैदर साहब हमारे दादा लगते थे, और
एक सिविल सर्जन हुआ करते थे यहाँ, SM मेहंदी, हम्म, और उस परिवार का आदमी एक बैग एकदम से इकोनॉमिकल BPL सूची के भी नीचे अगर हो, तो कभी कभी हम लोगों को शर्म महसूस होता था कि ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम, तो लोग ये सोचते थे कि ये लोग मतलब जो है भौकाली बना रहे हैं, अपने प्रतिष्ठित बनाने के लिए अपने आप को इन लोगों के रिश्तेदार बता रहे हैं, जिसका मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी कि ऐसे हमारे ख़ानदान में ऊर्जावान एजुकेटेड पर्सनालिटी के लोग हैं, और हम इतना मतलब जो है इकोनॉमिकल इतना परेशान हालात में, और बहुत ही हमारे घर का बहुत ही माली हालात मेरा कमज़ोर था। ऐसे हालात में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में, मैं बड़ा उसमें रहता था, क्योंकि मेरे फादर, मैं बहुत छोटा सा था, तो वो एक शहर के प्रतिष्ठित दुकान में काम करते थे, और मेरे बड़े भाई वो भी उसी प्रतिष्ठान में काम करते थे। तो कभी कभी मुझे भेजा जाता था कि जाओ जा करके वहाँ से पैसे ले आओ। तो उन लोगों की मजदूरी उस समय 10 रुपये हुआ करती थी। तो मैं जब जाता था तो दुकानदार, चूँकि मेरे रिश्तेदार ही थे, लेकिन वो पूछते थे कि क्यों आज पाप चचा नहीं आए, आज भैया नहीं आए। तो मैं उन लोगों का जो जेन्युइन रीज़न होता था मैं बताता था। तो बोलते थे कि भाई ऐसा है कि उनसे कह देना कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। थोड़ा बच्चे का दिमाग था, आज भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई आदमी हमारे कानों में ये बात कह रहा हो, ख़ास करके मुझे बड़ा, लेकिन फिर भी चूँकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, और मेरे को जो पैसा मिलता था वो मैं लेके जाता था, और जिससे हमारी जीविका चलती थी। मैं 1973 में पैदा हुआ, 1972 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ का जन्म मृत्यु जो है 1973 में हो गया। तो मैं बड़ा, चूँकि छोटा था, साल भर भी नहीं हुआ था, और ऐसे में जो है हमारे पापा को मेरी परवरिश के लिए उनको रीमैरिज करना पड़ा। लेकिन 100 सलाम है कि उस माँ को जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन आज उसकी प्रेम, आज उसकी ममता के बदौलत आज आपके बीच में अगर बैठा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी उस माँ का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने बहुत कोशिश की कि मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन बैड लक, मतलब जो है मेरे को तो कुछ और ही जुनून था। तो एजुकेशन सेक्टर में हम जो है ठीक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैंने 87 तक मैट्रिकुलेशन किया, और किसी तरीके से खींच ताच के मैंने 87 में मैट्रिक किया जिला स्कूल छपरा से। फिर मैंने SDS कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ अलग करने के लिए हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन जो है मिल्लत कॉलेज दरभंगा में हुआ, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और 90 आते आते तक मैं पूरे तरीके से एक नए जोश में, या ये कहिए कि जब आदमी को जब जवानी आता है तो वो तरह तरह के ख्वाब देखने लगते हैं, और उसी ख्वाब के तहत हम जो है कभी मतलब पढ़ाई के तरफ दिल ही नहीं। मैं कुछ लोगों का जो मिथुन चक्रवर्ती का बाल कटा हुआ देखना, मतलब एक फुल शूज का जूता पहनना, टाइट फिटिंग का पैंट पहनना, ये सब देख के मैं सोचा था कि भाई ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब के लिए इकोनॉमिक की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, और पैसे का तो अभाव था, और मेरी माँ और मेरे फैमिली के लोग चाहते थे कि ये पढ़े। तो मैं उनका जो फीस था वो सब अपने फैशन में लगा दे। ये तंजेब की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी क्या है? बस यही जो है फैशन जो है, करने का जुनून, और माँ का लोग जो है किसी तरीके से मुझको पैसा दे के आप जो है भाई पढ़ें, उन सारे पैसे को हम खर्च कर दे फालतूगिरी में। लास्टली मतलब हम जो है, हमको ये लोग दरभंगा से अपने बुला लिया यहाँ, और छपरा शहर के विभिन्न काउंटरों पे कहा कि जब पढ़ोगे नहीं तो जाओ जाके कहीं काम करो। तो मैंने बहुत सारे काउंटरों पे जो सेल्समैन होते हैं, या मतलब जो शुरुआती दौर में झाड़ू पोछा जो सेल्समैन लोग का पहला काम होता है, वो सब करते थे। लेकिन 1992 में एक बैग 2 टर्निंग पॉइंट आती है। एक की घूमती सारी की सारी दुकानें जो है वहां से तोड़ दी जाती है, सरकार के डेवलपमेंट का शिकार हो जाता है, और काफी लोग उसमें। कौन सी जगह पे
ये थाना चौक से लेकर के जो मौना चौक तक आप रोड के साइड में उस जमाने में गुंटियां हुआ करती थी। और उस जमाने में सरकार अपनी जो है डेवलपमेंट की नीति अपनाने के लिए जो है उन लोगों के सर पे जो बुलडोजर, कितने लोग उसमें यतीम हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। एक दुकानदार ने रेलवे में जा कर के आत्महत्या कर लिया। तो मैं उन दिनों उन सब दुकानदारों के यहाँ काम करता था, तो बहुत नज़दीक से इन लोगों की त्रासदी और शहर पे जो विकास के नाम पे जिस तरीके से तोड़ फोड़ मचाया जा रहा था, तो उसमें कई दुकानदार, उसमें मेरा भी रोजी रोटी छिन गया, चूंकि मैं भी इन्हीं गुमटियों में काम किया करता था। लेकिन इत्तेफाक से हमारे घर में एक कह लीजिए कि जो आज की हमारी तथाकथित वाइफ है, वो हमारे यहाँ किराया पे आ गई और वो सिविल कोर्ट में जॉब कर रही थी। तो मुझे उनके में एक अवसर नजर आया कि भाई हमारा खान पान भी चलेगा और इनसे अगर मेरी शादी हो जाती है तो हम जो है कम से कम जो है बढ़िया खाना तो खा ही लेंगे। क्योंकि वो सर्विस में थी जी, लिहाजा मैंने अपने घर वाले से पूरी बगावत करके मैंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब जो आदमी इतना परेशान हो और घर में अपना जो एक ऑफर लेके चलाएगा कि हमको शादी करना है, तो घर में स्वाभाविक था कि बवाल होना ही था। तो बड़ा मान मनोबल के बाद भी हमारे फादर नहीं माने, बल्कि हमको घर से बाहर निकाल दिए। और मैं भी उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगा और अंततः जो है लव मैरिज आज हमारी सफलता की एक कुंजी है। आज बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। आज वो जुडिशियरी में बेचारी सर्विस करती है। तो शुरू में तो हमें कष्ट हुआ, लेकिन बाद में जब उनका पैसे से मैंने 2003 में हथुआ मार्केट में एक तंजेब कलेक्शन करके दुकान हुआ करता था। इत्तेफाक से वो दुकान जो है राष्ट्रपति अवार्डेड मौलाना खुर्शीद जमाल साहब का हुआ करता था। तो मैं उनके बच्चों के पास गया, जाके कहा कि सर मैं बड़ा तंगिश में हूँ, मैं बहुत इसमें हूँ, आप मुझे वो दुकान चलाने के लिए दे देते तो बड़ा एहसान होता। तो जाहिर बात है कि एक तो पढ़ी लिखी फैमिली थी, गोल्ड मेडलिस्ट और मतलब जो है संस्कार। उन्होंने कहा कि ठीक है आप उस दुकान को चलाइए। कुछ लोगों ने राय दिया कि बबलू जी तंजेब जो है इसका नाम बदल लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। ये नाम के पीछे कुछ कारण? यही कि नाम कुछ नहीं है, लोगों को किसी भी चीज का नाम का मतलब समझ में नहीं आने के वजह से लोग को टेढ़ा लगता था। इतना खूबसूरत नाम है, तन मने बदन और जेब मने खूबसूरती। क्या बात है। तो बदन की खूबसूरती जो है वो है तंजेब। तो मैं इस एक तो नाम नहीं बदल सकता था, दूसरा जो है कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे पर्सनालिटी का नाम था जिनके स्पीच से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो करके एक सच्चे मार्ग पे चलने का प्रयास करते थे, और हम उन्हीं का नाम कैसे मिटा देते। तो एक तो ये सोच की बात थी। लिहाजा मैंने तंजेब को तंजेब ही रहने दिया, सिर्फ ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। मैंने पहले भी कहा कि पैसे के अभाव में, चूंकि मैं एक बहुत ही लो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, तो पैसे के अभाव में मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है। तो सबसे कम पैसे में हमने कुर्ता पैजामा, केवल कुर्ता पैजामा बेचना शुरू किया। जाहिर बात है कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे चाहने वाले, इन लोगों ने कहा कि यार बबलू कम से कम इसमें गंजी जंघिया रख लो। लेकिन कुछ जिद जो है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि मैं जिद के शादी इसी से करनी है, चूंकि हमें एक स्कोप नजर आ रहा था कि भाई इसके से करेंगे तो हमें एक खाने का कम से कम टेंशन नहीं होगा। तो जिद की नहीं, हम सिर्फ कुर्ता ही पैदा, लेकिन मकसद क्या था? ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अंदर से तो कुछ और है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने जिद की नहीं, हमको सिर्फ कुर्ता पैजामा बेचना है। दुकानें चली, लोग मजाक मजाक में आके बोले क्या यार आज बोनी हुआ? मैंने कहा नहीं। तो कुछ मेरे साथी थे जो कहते थे कि ठीक है आज एक काम करो कि हमें एक पैजामा दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दया का पात्र मत समझे। जिस दिन आपको वाकई पैजामा की जरूरत होगी, अगर आप मेरे यहाँ से नहीं लेंगे
तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन आज आप हमको दया समझ करके, मेरी मजबूरी समझ के अगर आप पैजामा कुर्ता एक खरीद लेते हैं, इससे मेरी जीविका तो नहीं चलेगी। इसलिए मेरे को मेरे हाल पे रहने दीजिए। काइंडली हमें आप दया का पात्र ना समझें। आपको जब ज़रूरत हो आप मेरे यहाँ से लेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। भगवान ने मैंने सुन लिया और एक दिन मैं भी नहीं सोच सकता था कि तंजेब कुर्ता पैजामा एक ब्रांड बन जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 2 साल के अंदर में ही मैं जब दुकान आता था तो मैं देखता था कि मेरे दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और वो लोग बोले कि भाई क्यों इतना देर कर दिया। मैं सर ऐसा है कि मैं हथुआ मार्केट में दुकान खोला हूँ और यहाँ बड़े लोगों की दुकान है। मैं तो हूँ गरीब, लेकिन समाज को निभाने के लिए मैं लेट से आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ की मार्केट के जो लोग हैं, कस्टमर्स जो हैं, मैं तो छोटा हूँ लेकिन कस्टमर्स जो हैं वो VIPs हैं, तो वो 11 बजे के पहले आते ही नहीं है, इसलिए मैं लेट से आता हूँ। तो नहीं भाई, हमको आप पहले आया कीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा इन लोगों का सहयोग और इन लोगों का जो है। तो मैं एक दिन जो है पूरे तरीके से डिटरमाइंड हो गया कि मैं अब तंजेब कुर्ता महल चलाऊंगा। कुर्ता महल अपने रफ्तार में दौड़ ही रहा था कि इतना डिमांड होगा ये हम नहीं सोच सकते थे। इसी बीच हमारे खान साहब यानी कि शाहरुख खान साहब की फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया, अब वहां से जो दुपट्टे का जो कल्चर चालू होता है और जो शेरवानी और कुर्ता पैजामा वो एक डिमांड के रूप में आने लगा और हर एक ओकेजन में लोग ढूंढने लगे। वरना जो है अभी क्या है ना कि मैं जितना ईद में नहीं बेचता हूँ उससे कई गुना ज्यादा छठ के मौके पे मैं बेच लेता हूँ। तो ये फील्ड बिल्कुल एक खाली था और कोई ऑर्गेनाइज्ड जगह नहीं थी जहाँ पे लोग हाँ एक मात्र पटना में सब्जी बाग में कुछ 2-4 दुकानें हुआ करती थी स्पेशली इसके कुर्ता पैजामा के लिए। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक फील्ड खाली था। तो मैंने इससे एक फायदा उठाया और मेरे एक दोस्त ने मुजफ्फरपुर में मुझे जगह दिला दी। तो मैंने मुजफ्फरपुर में एक ब्रांच ले लिया। फिर मेरा उत्सुकता। तो आज तंजेब टेक्सटाइल्स के कितने ब्रांचेज हैं? पहले तंजेब कुर्ता महल जो है वो 2007 में मुजफ्फरपुर, 2008 में सिवान, इस तरीके से ब्रांच बढ़ते चले गए। लेकिन टू बी कंटिन्यू करीब 10 ब्रांच जब मेरे हो गए तो मेरी हिम्मत बढ़ने लगी कि मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ कुर्ता पैजामा शेरवानी ही क्यों, ये 4 महीने का बिजनेस ही क्यों ना हम साल भर का कोई बिजनेस सोचे। बिल्कुल। तो उन दिनों जो है काफी तरफ जो है मेरा रास्ता बढ़ रहा था। कभी राजनीति के तरफ, कभी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ, कभी साहित्य के तरफ। साहित्य में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे ही, उसके तरफ भी आप काफी जगहों पे उस समय आप जुड़े रहे। और इस सब का जो है एक मकसद है। मैं जब एक गुमटी में काम करता था तो एक फकीर आया, तो मेरे मालिक ने उसको भगा दिया। मैं थोड़ा अलग हट करके उसको 4 आना पैसा दिया। उस समय 4 आने का बहुत वैल्यू होता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक शेर कहा कि मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल के रास्ते पे तेरा कारवां तो है। क्या बात है। तो मैंने ये शेर जो है अपने जीवन में उतार लिया। लेकिन जब हम साहित्य के क्षेत्र में फिर एक मकसद तो था ही मेरा कि तंजेब को प्रमोट करना है। तो मैं किसी भी फील्ड में जहाँ खेल हो रहा वहाँ जा करके एंकरिंग करने लगे, कमेंट्री करने लगे। किसी का बच्चा भुला गया है तो मैं प्रचार करने लगा। मैं कुछ भी करने लगा, एक मकसद था कि लोगों को बताना। तो इस फील्ड में मैं यहाँ के एक वरिष्ठ शंभू कमलाकर मिश्र जी हुआ करते हैं और हम लोग के अभिभावक हैं, गुरु हैं। उनके यहाँ एक प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने एक गजल पढ़ी। लोगों ने बड़ा मतलब जो है उसको सराहा। तो पूछा कि बबलू जी आप करते क्या हैं? तो यही तो हम चाहते थे। उसकी कुछ लाइनें याद है आपको? बिल्कुल, बहुत सारे गजलें हैं। तो मौका भी है, सुना दीजिए।
तो वहाँ जो है लोगों ने पूछा हम्म, कि बबलू जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा भाई मेरी हथुआ मार्केट में तो मकसद यही था हम्म, कि मेरे परिचय देना कि मैं साहित्यकार तो हूँ, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। मेरा ये पूरे तरीके से मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कुर्ता पैजामा वहां से लोगों को, अच्छे लोगों को टर्न अप करना। फिर मैं वेलफेयर सोसाइटी चला करके एक एनजीओ बना के लोगों तक पहुंचना, जिससे भी मतलब मैं हाई रैंक के लोगों से, डीएम, एसपी और अच्छे कमिश्नर और बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसको मतलब गस्टेड रैंक कहते हैं, उस तक पहुंचना। फिर लोगों ने पूछा भाई इसके अलावा आप क्या करते हैं? तो मैं कुर्ता पैजामा बेचता हूँ, जिससे मतलब एक अलग छवि भी बनती चली गई और मेरा दुकान का प्रमोशन भी होता चला गया। तो मकसद था कि हमको तंजीब का कुर्ता इनको पहनाना है, और इस बीच हम अलग अलग खेल के कई कई रास्ते उसको चुनते चले गए। हम लोग भी परेशान थे कि भाई ये करना क्या चाहता है। मेरे घर वाले भी परेशान कि भाई ये तो एकदम पूरी सब जो इतना एसेट तैयार किया गया है मुश्किल से, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच एक शहर की बहुत ही अच्छी कावित्री का, ये सोशल वर्कर का, ये मेरी मुलाकात जो है डॉक्टर अशोक कुमार के यहाँ डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पे वहाँ हो जाती है, कश्मीरा सिंह से। कश्मीरा सिंह ये कहिए कि एक अनगर पत्थर को आज इस रूप में जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। ठीक है, एक मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मर गई। दूसरी माँ जो है उन्होंने जो है इस लायक बनाया कि आज जो है, लेकिन इन सबों के बीच में जो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेने में जो हिम्मतवर बनाया है, उसमें कश्मीरा सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको भी यही शेर सुनाया कि मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल के रास्ते पे तेरा कारवां तो है। क्या बात। तो उन्होंने कुछ आह वाह नहीं कहा, तो मुझे बड़ा अजब सा लगा कि भाई आपने कुछ बोला नहीं, कहन की बेवकूफ हो, ये कोई शेर ही नहीं है। तो हम बोला भाई कैसे? कहन कि जब तुमको पटना जाना है या सिवान जाना है या कलकत्ता जाना है, एक लक्ष्य तो होगा ना। एम ही नहीं है इसमें, आपका तो एम है ही नहीं है इसमें। मंजिल के रास्ते पे तेरा कौन सी मंजिल है, क्या करना चाहते हो? तो मुझे लगा कि मतलब जो है वाकई इसमें तो बहुत दम है। नहीं, पहले लक्ष्य लो, टारगेट लो। तो मैंने तो सोचा कि भाई इसमें बहुत अच्छी बात है। तब मेरी माँ के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि बबलू इसको कुछ अलग टाइप से करो। तो शेर हुआ कि मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही। क्या बात है। मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। तो इस तरीके से मैंने मंजिल के तलाश को जो है इधर उधर करना छोड़ दिया और तंजीब काबिल बन जाइए कि मंजिल खुद आपके पास आए। तो मैंने सब कुछ छोड़ करके मैंने सिर्फ तंजीब को फोकस किया और बिजनेस जो है टू बी कंटिन्यू मेरा आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इसी बीच कुछ अजब घटना है। 2018 में मैंने अपनी बड़ी बच्ची की शादी की। 2018 में तो जो लोगों ने हमको झाड़ू पोछा करते हुए देखा था, जाहिर बात है अगर उसकी बच्ची का बारात अगर पूरी फ्लाइट से आए और शहर में पहली ऐसी शादी हो जिसका 2-2 मैरिज हॉल शहर का सारे वो अगर बुक हो, तो जाहिर बात है कि कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, जिससे वो जो हमको मोटिवेट करते थे या इकोनॉमिकल हमारी मदद करते थे, इन लोगों ने सोचा कि हम तो गलत जगह इसकी मदद करते हैं, तो बहुत भाई पैसा तो वेस्टेज कर रहा है, लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो ये लोग एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो गया। और एक बैग अगर किसी का सपोर्ट छीन जाए, साया छीन जाता है तो वो थोड़ी देर के बाद से वो फिर हो जाता है, लेकिन एक बैग अगर आपका सपोर्ट छीन जाता है तो आप बहुत तरीके से मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ऐसा ही कोई मुसीबत जो है हमारे साथ आया और नतीजा हुआ हम चारों तरफ से गिर गए। जब तक कि फिर उसके बाद से सरकार की नीति, नोटबंदी, जीएसटी और रही सही कसर जो है कोरोना, ऐसे हालात में मैंने सब कुछ बेच दिया
सिर्फ एक चीज बच गया, वो था मेरा ईमान। क्या बात है। ईमान मेरा नहीं बिक पाया। नतीजा हुआ कि हमने उसी समय जो है एक सेंट्रल बैंक के सामने एक बी मार्ट नाम से हमने एक मार्ट खोला था। तो शुरू से आदत थी कि हम जो है कुछ अच्छा बेचेंगे। तो जाहिर बात है कि लोगों ने उसमें अफवाह उड़ाना, बहुत महंगा है तो ऐसे है। खैर वो मार्ट वगैरह सब बंद हो गई। कोरोना के बाद से मेरा 5-6 सेंटर जो है, जलालपुर में एक मार्ट था, आपको कचहरी के गेट के पास एक मेरी दुकान थी, ये सारी 5-6 काउंटर बंद हो गया। मैं काफी लोन में हो गया, काफी लोड हो गया, एकदम परेशान होने लगे। मेरा एक बच्चा जो अभी शहबाज है, उन दिनों वो चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा था। अब कोई मतलब उसको भेजने का पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। तो मैंने उसको बुलाया और जब तक पूरे तरीके से ये कहिए कि कोरोना के बाद से अगर सबसे ज्यादा कोई चीज अगर डेवलप किया है तो वो है सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि कोरोना ने बहुत कुछ अगर छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है, अपॉर्चुनिटी दी है। नई एक नई ऊर्जा भी लोगों को आई है और एक नया उम्मीद भी कि इस फील्ड में बिल्कुल बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे युवा सोशल मीडिया से जुड़ करके अपना तो मेरा बेटा भी उसी से फायदा उठा के बोला कि पापा ऐसा है कि हम लोग तंजेब कुर्ता महल को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला बेटा ऐसा है कि मेरी तो हाल है, जो हम बैंक में जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग को जिनका रिटायरमेंट का वक्त है उनको मिल गया है कंप्यूटर। अब वो एक ड्राफ्ट बनाने में बेचारे सुबह से शाम लगा देते हैं। ठीक उसी तरीके से हाल है बेटा, हमसे तो ये सब संभलेगा नहीं। तो आज मेरे बेटे ने हमको ये बिल्कुल जो तंजेब प्राइवेट आप देख रहे हैं टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में, ये इसमें मेरा नहीं बल्कि सिर्फ एक गार्जियन के हैसियत से मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। और अभी बहुत ज़बरदस्त समझिए कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। अभी रोजगार का अवसर जो है जो ये उसके इसी में पूछने जा रहा था मैं कि इसमें लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आपके यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं यही बता रहा था कि जैसे ही उसने मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई तो आज की डेट में वो मेरा बेटा है। जाहिर बात है कि हम भी जब भी टेंशन लेते थे, जब एनजीओ चलाते थे कि शहर का सबसे बड़ा एनजीओ पता लगाया कि कौन है, मैं उसी से टक्कर लिया। छोटे लोगों के तरफ मतलब हम ध्यान ही नहीं। अभी भी जो मेरा फील्ड है, मेरा जो ईगो है वो बड़े लोगों से है, बड़े ब्रांड से है। तो हमने देखा कि भाई जब हम पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहे थे तो उसमें देखा कि 2 सीटें जो हैं वो बिजनेस क्लास है और बाकी सब के सब इकोनॉमिक क्लास है। मतलब हमको समझ में आ गया कि आज भी इकोनॉमिक क्लास के लोग की संख्या ज्यादा है बनिस्बत एक बिजनेस क्लास के। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में सफर करते होगे तो 1-2 बोगियां ऐसी होती थी, बिल्कुल, और स्लीपर क्लास ज्यादा हुआ करता था। तो यानी कि आज भी सफर करने वाले जो है मीडियम क्लास के लोग, इकोनॉमिक रेंज के लोग ज्यादा है। तो यही सोच के हमारे बच्चे ने भी यही काम किया कि प्रीमियम क्लास को छोड़ करके ये इकोनॉमिक रेंज में बेहतरीन मतलब इसने फ्रेंचाइजीज देना शुरू किया। अब जाहिर बात है कि अभी 16-17 आउटलेट अभी बिहार में है, तो और भी आगे का इससे प्रोग्राम रचा है कि पूरे बिहार में, यूपी में भी जहां भी अगर वो तंजेब का फ्रेंचाइजीज मांगता है कोई भी ले सकता है। कोई भी मतलब जो है अगर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो 15 लाख रुपए में हम उसके शोरूम को खुलवा देंगे। ठीक है। और अगर अर्बन एरिया में आता है तो 5 लाख रुपए में हम लोग इसको वहां जाके। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम कोरोना में टूटे थे तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब हुआ कि जो मार्केट का लोड था वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और माल GR नहीं होता है, वापस नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों से आरजू मिन्नत की कि भाई मैं माल तो लाया हूं, काइंडली आप ये माल आधे दाम पे ले लीजिए। तो इस दर्द को भी मेरे बेटे ने फील किया था कि मेरे पापा जो है बेईमान नहीं है, माल उनका पड़ा हुआ है और किस मुसीबत में वो लोग भी बेचारा पैसा मांग रहा है, जाहिर बात है। तो हम लोगों ने यही घटना से हम लोग सीख लेते हुए हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को ये कहा है कि अगर किसी वजह कर आपका माल नहीं फंसता है तो आप साल भर के अंदर में हमको ये माल दे दीजिए।
फंस जाता है तो आप हमको दीजिए, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो इस बात। तरीके से हम लोगों ने उन लोगों को चाहा है कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं तो उनको ये एक अवसर है। उसके बाद से जो दिल्ली मुंबई में जो कोरोना के बाद से जो स्थिति आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने गांव, अपने शहर, अपने घर आने के लिए परेशान थे, ऐसे लोगों के लिए भी हमारी जो कंपनी है तंजेब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी चाहती है कि आप अपने शहर में अपने घर पे रह करके हमारे लिए माल तैयार करिए। मेरा अभी तो 17 यूनिट है और अगर जो भी यूनिट तो हम अपना प्रोडक्शन अपने काउंटर पे बेचेंगे। मैं किसी और का माल दिल्ली मुंबई से मैं नहीं लूंगा। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यही है? नवादा में है, राजगीर के पास नवादा है। चूंकि वो लोग वहां से जो आए, चूंकि अभी हमें को यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिला और टेक्नीशियन जो है, जो लोग आए अब और कहीं जाना नहीं चाहते थे, तो मुजफ्फरपुर के में अभी 40 कारीगर जो है अपना अपना सब काम पूरा सेटअप लगा के हमारे यहाँ हमारे कंपनी के लिए वो लोग पूरी तैयार करते हैं। नवादा में करते हैं, लेकिन अब जल्द ही आपके शहर छपरा में गुजरी बाजार में डॉक्टर अशोक कुमार के ठीक बगल में 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें जो है एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार हो रहा है तंजेब के ही नाम से। जी, अब जो कुछ भी होगा तंजेब के नाम से है। एक और है तनिष्क और मान्यवर का जो अभी आप शोरूम देख रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द बहुत जल्दी तंजेब वहां पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले जो हुक्म है, खास करके चूंकि मैं एक फुल्ली इस्लामिक आदमी हूं, तो हुक्म है कि पहले घर में चिराग जलाओ, मस्जिद में बाद में। क्या बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी गरीब जो है आपके खानदान में है, आपके घर में है, लेकिन हम लोग समाज की सेवा के लिए इन लोगों को छोड़ देते हैं और लगते हैं दूसरे के लिए साड़ी और कंबल बांटने के लिए। तो इन लोगों के लिए भी मतलब एक मैसेज है, एक पैगाम है कि पहले एक बार आप अपने घर में देख लीजिए कि भाई हमारे घर में तो कोई भूखा नहीं है, कोई हमारे खानदान में तो अछूता नहीं है। बिल्कुल, और ये बात होनी भी चाहिए कि पहले हम खुद उस तरीके से काबिल हो जाएं, फिर हम लोग बाकी लोगों के लिए कुछ सोचें। एक जैसे कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो वो हमेशा बिजनेस में लोन्स वगैरह लेते रहता है काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? अरुण जी, ये बहुत ही और अच्छा आप कुछ पॉइंट कहना है। चाहते बिजनेस के होंगे लिए लोन जो है बहुत ही महत्व रखता है। मैं जब हथुआ मार्केट में जब कुर्ता पैजामा बेचता था तो पंजाब नेशनल बैंक में एक मैनेजर साहब आते थे जिन्हें आर्यन मांझी, वो रोज सुबह टहलने जब निकलते थे तो मेरी दुकान होती थी, तो हमसे बड़ा इम्प्रेस थे। उन्होंने पूछा, बबलू जी आपका कहाँ है अकाउंट? मैंने कहा सर हम लोग गरीब आदमी हैं। कहने यार इतने बड़े मार्केट में दुकान है, गरीब आदमी है, आप एक काम करें कि मेरे यहाँ आइए। तो उन्होंने सबसे पहले हमको बोला कि 1 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, हम आपको 2 लाख रुपए का लोन दे देंगे। अब समझिए एक तरीके से मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने 2 लाख रुपए उनसे सीसी लिया, लेकिन जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ तो एक मैनेजर साहब आकर के ये कागज आपने छोड़ दिया, मतलब हमने सर ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं आपका लोन बंद कर दूं। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छी बात क्या रहेगी, बंद कर दीजिए। तो जब मैं बंद करने जा रहा था तो वहाँ एक फील्ड अफसर था, बोला कि सीसी लोग का जल्दी होता नहीं और तुम बेवकूफ़ बंद कर रहे हो। मतलब भाई इतना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं किसी और बैंक को ट्राई करूँगा। तो 2 लाख की सीसी मैंने बंद कर दी और इलाहाबाद बैंक में मेरा 5 लाख का सीसी हो गया। और मेरे ट्रांजेक्शन और मेरे व्यवहार को देखते हुए वो लोन 5 का 15 तक पहुँच गया। लेकिन जब फिर उसमें भी एक सिस्टम होता है मैनेजिंग का, तो जब मैनेजर चेंज हुआ देखा कि अरे ये 3 साल 2 साल में ये कौन बंदा है भाई जो 5 का 15 तक पहुंचा दिया है। तो वो आए और उन्होंने भी सोचा कि शायद कुछ ये घूस वगैरह दे करके, तो थोड़ा उनसे भी नाराजगी हो गई। तो हमारा टेक ओवर हो गया SBI से और SBI ने हमारे लोन को टेक ओवर कर लिया और हमें 30 लाख का सीसी मिल गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे हम लोग के यहाँ एक मुहावरा है कि बेल मुड़ाते ही ओला पड़ गया। 30 लाख की सीसी हुई और ये नोटबंदी और GST और
तरह तरह के जो कोरोना के बाद से उस सीसी को हम संभाल नहीं पा पाए। और सीसी का जो अपना एक नॉर्म्स है, एक टर्न ऑफ कंडीशन है कि आपका उसका 5 गुना का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वरना आपको सीसी बंद करना होगा। तो बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। एक तो दुकानदारी फ्लॉप बिजनेस में, इसी बीच हमारी निर्मला जी का जो है तरह तरह के मतलब कोरोना पीड़ितों को, कोविड-19 वाले लोगों को तरह तरह की योजना जो आ रही थी, उस योजना में हमको भी एक कॉल आया कि आपका जितने का सीसी है उसका 20% आपको मिल जाएगा। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं 6 लाख के लिए एकदम सीधे बैंक। लेकिन फिर एक बात है कि दुर्भाग्यवश सारा जो है हम लोग का जो हिंदी भाषी है और बहुत सारे काम हिंदी में होता है। जैसे कि अभी एक IAS दृष्टि वाले का आप देखते होंगे, उन्होंने भी इसी चीज को कहा है कि जज और वकील के बीच में जो बातें होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, और बेचारा जो मुजरिम या मतलब जो है कि जो बेचारा कटघरे में खड़ा है वो क्या बातें हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे जो काबिल लोग भी होते हैं वो भाषा के नासमझी के वजह से भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। तो हम लोगों को मतलब हुआ कि भाई 6 लाख मिलेगा, फटाफट हम लोगों ने सिग्नेचर वाव ताव एकदम कुछ नहीं। लेकिन उसमें टर्न ऑफ कंडीशन था गवर्नमेंट का कि आफ्टर कोविड 3 महीने के अंदर में आपको ये 6 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा। अब मुसीबत में हम अपनी जान बचाने के लिए हमने तो वो 6 लाख और ले लिया। अब हमने ये सोचा कि 30 लाख का पहले सीसी है, 6 लाख और गवर्नमेंट हमको दे रही है 36 लाख का, जैसे पहले 30 लाख का इंटरेस्ट देना है, अब 36 लाख का देना है। लेकिन इसको तो हम लोगों ने फिर वही बात है कि भाई दस्तखत तो किया, जाहिलियत तो मैंने की, लेकिन लिटरेचर की प्रॉब्लम हमने इंग्लिश में उसको ठीक से समझा नहीं, या फिर जो वहां पे जो काउंटर पे लोग हैं उन लोगों ने अच्छे से समझाया नहीं। अगर वो मेरा ये चैलेंज है कि आज भी अगर पूरी बात को अच्छे से समझा दे तो लोग बैंकों के तरफ देखना छोड़ देंगे। लोन लेना तो दूर की बात है, इतना परेशान हो गए। बार बार हमारा मकान NPA के तरफ बढ़ जाए, बता नहीं सकते हैं कि इस तरीके की कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन भगवान मतलब ऐसा, लेकिन अभी सरकार की नई योजना और नई नीति जो स्टैंड अप इंडिया वह सरकार बना रहा है, लेकिन वो फिर बैंक को एक ऐसा उपाय बता दे रहा है कि सरकार अपनी वाहवाही ले रही है और बैंक को जकड़ दे रही है रस्सी में, ताकि पैसा वसूलना बैंक को ही है सारा। जो इतना प्रॉब्लम है वो योजना दिखा रहा है, हम लोग योजना देख के वहां पहुंच जा रहे हैं, लेकिन सरकार इतना जो है बैंक इतना ना क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि ये सब जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। बहुत ये मतलब जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार आसान होना चाहिए एकदम मतलब पारदर्शी, ताकि लोगों को पूरी बात समझ में आए। जितना योजना है ये लोग को पूरा टारगेट दिया जाता है और वो लोग जो है टारगेट वो कह रहे हैं, लेकिन RBI का जो गाइडलाइन है, जो रेपो रेट है, उसके तहत ये लोग जो जितना देना है उसके तहत ये लोग चूंकि अपनी जान बचाने के लिए जो फील्ड अफसर हैं या जो मैनेजर हैं कि ये मेरे रीजन में लोन नहीं हुआ है, चूंकि इन लोगों को जस्टिस करना, यही वजह है कि जो अभी देश में आप देख रहे हैं कि हम जैसे लोग आज पैसे के लिए तरस रहे हैं और एक पेन बनाने वाला आदमी अरबों खरबों लेकर के देश छोड़ के भाग जाता है। ये क्या पॉलिसी है? हम लोगों के लिए इतना लोन पे मांगा जा रहा है, गोल्ड दीजिए, पॉलिसी दीजिए, जमीन दे दिए, जायदाद दे दिए। क्या इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है? कोई मतलब छोटे लोग, हाँ ये योजना जरूर है, सरकार की योजना है, लेकिन धरातल पर कितना उतरा ये भी एक जो है सोचने वाली बात नहीं है। ये भी किसी NGO को सर्वे करना चाहिए। हम लोग जब NGO चलाते थे तो एक योजना आया, घर घर लेटरिन बनवाना है, 25% जब हम उसको कमीशन दे देंगे, हम पूरे ईमानदारी से 100 रुपया आपसे लिया कि जा करके आप गरीबों में 100 रुपया बांट दीजिए। इस 100 रुपया के लिए जब हम 25 रुपया आपको दे देंगे तो मेरे पास बचा कितना? 75। और हम अगर ईमानदारी से 75 रुपया भी दे देते हैं तो फिर एक तरफ आप पूरा रेडियो पे, TV पे बैठ करके बोलते हैं कि मैंने 100 रुपया दिया है। तो मैं
चोर बन गया, बिल्कुल। ये 25 रुपया को कौन पकड़ेगा। हम्म, इसी तरीके से आज जितनी भी योजना है, ये जो बीच का 50% तो जो ठेकेदार है उसको देना पड़ रहा है, और 50% में उसका भी लेबर कॉस्ट ये वो जो है सब मिला करके उसको कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि हम 100 का 100% दे देंगे। तो आप कैसे एक उम्मीद कर सकते हैं। सही बात। मैंने एनजीओ में भी बहुत नजदीक से जाके देखा, अरे बाप, यहाँ भी वही है। तो इसलिए मैंने समाज सेवा से करने के जो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, मैंने उसको जल्दी से विराम लगाया कि नहीं भाई, ऐसे भी हम बदनाम हो जाएंगे। तो बड़ी मतलब आज एक उम्मीद है, आज अगर हमको सरकार सही तरीके से स्टैंडअप इंडिया, स्टैंडर्ड इंडिया में और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना में अगर हमको ये करे, तो मैं आज दिखा दूंगा कि कितनी तरह के लोग जो प्रभावित हैं, जो विचलित हैं, उन लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन हम अपने बल पे कितना देंगे। सही बात है, आपको भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कैसे। मैं सरकार से आपके रेडियो मयूर के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि काइंडली जो है इस तरीके की योजना को लोगों को दिग्भ्रमित ना करें और उसको प्रोत्साहन करें। देखिए कि नतीजा हो रहा है कि लोगों का जो कुछ करने वाला आदमी है वो भी उसका एक तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि हत्या किया जाए। अगर किसी हुनरमंद आदमी को 24 घंटा रूम में बंद कर दिया जाए तो वो घुट के ऑटोमेटिक मर जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। स्किल जो है वो परेशान हो जाएगा और अपने आप में ही घुटते रह जाएगा। अब हम लोग चूंकि एपिसोड में काफ़ी बातें कर चुके हैं और सर का समय भी काफ़ी हो गया है, तो आखिरी कुछ एक दो बातें जिन पे हम लोग बातें करना चाहें आज का एपिसोड। एक ये कि 2024 में अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, अब हम लोग तंजेब को कहाँ देख रहे हैं, आपके प्लान्स क्या हैं 2024 में? 2024 सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि भाई सबके लिए बहुत ही खुशियों का हो। गुज़श्ता साल हर जख्म दे गया है मुझे। क्या बात है। गुज़श्ता साल हर जख्म दे गया है मुझे, दुआ करो कि नया साल हर खुशी दे दे। तो मैं तमाम जो रेडियो मयूर को सुन रहे हैं और छपरा पोस्ट पे जो लोग भी देखेंगे, मैं उन लोगों के लिए खुसूसन मैं चाहूँगा कि उन लोगों का दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो। और साथ में जब आप खुश होंगे तभी आप जो है कुछ नया पहनने, कुछ नया करने के लिए, कुछ पार्टी साटी मनाने के लिए, कुछ घर में गृह प्रवेश से ले करके कुछ पूजा पाठ या फिर आप अपने इष्ट मित्र की शादी का प्लान बनाएंगे। तो जाहिर बात है कि जब आप खुश होंगे तो जब खुशियाँ हो तो तंजेब के साथ हो। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई आप खुश हो, खुशियाँ तंजेब के साथ मनाइए। आइए हमारे दुकान पे और देखिए आपके बजट के अनुकूल। मैंने पहले भी बोला कि मेरे यहाँ जो है गस्टेड अफसर का भी आगमन होता है और गरीब जो है एक रिक्शा पुलर भी मेरे यहाँ आएगा, तो मैं उसका भी पूरा सम्मान करते हुए, चूँकि मेरा बैकग्राउंड वहीं से है, तो मैं उनके बजट से शुरू करूंगा। और मैं पूरा शहर के प्रतिष्ठित लोगों का भी इंतज़ार रहेगा कि मुझे आप अपना सहयोग दें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब जो है ऑनलाइन परचेजिंग ना करें और ये सब नहीं करें। मैं चूँकि मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ। चूँकि बचपन में एक सवाल आया था कि एक लकीर है, इसको ना काटना है ना छांटना है, दूसरी लकीर खींचनी है। इसको छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लकीर हम लोग खींचना है। तंजेब को इस लायक बना देना है कि आपका जो है दिमाग भी बड़े और मतलब जो है ऑनलाइन के तरफ ना जाए। आप आकर के अपने बजट का, अपने पसंद का जो है तंजेब में आकर के देखें। तो मैं एक बड़ी लकीर आप लोगों के सहयोग से खींचना चाहता हूं। और एक तरीके से देखा जाए तो आपने खींच भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने आपकी जर्नी को सुना, हथुआ मार्केट के बाहर से जो जर्नी शुरू हुई, आज हथुआ मार्केट क्या, आज पूरा बिहार एक तरह से कहें 10 से ऊपर आउटलेट शुरू हो जाना, और अपने आप में इस सेक्टर में आप एक तरीके से शहर के टेक्सटाइल किंग कहे जाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में पर्टिकुलरली, और जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और भी आउटलेट्स आपके खुलें और नई नई युवाओं को रोजगार के मौका मिले आपके माध्यम से। इसी उम्मीद के साथ
आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्टूडियो में आए। और मैं भी फिर एक बार आप लोगों का, आपके पूरे टीम का, आपके जितने आरजे हैं और सबका, और जो भी यहाँ जो टेक्नीशियन है, इन सबों का नए साल की बहुत बहुत मुबारकबादी। और मैं चाहूँगा फिर से एक बार के मतलब ये अपने किस ऊंचाई तक पहुँचे, भगवान इनके परवाज में कोई कमी ना दे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके पूरे टीम को वचन देता हूं कि जब भी कोई ऐसी ज़रूरत हो तंज़ेब की, रेडियो मयूर ख़ास करके जो एक नया काम करता है, एक नई सोच के साथ आता है, हम लोग उसके शाना बाशाना मिला के उसका पूरा सहयोग के लिए हमेशा, चूँकि इकोनॉमिक से कुछ नहीं हो सकता है, बहुत तरह की बैकग्राउंड सपोर्ट्स की ज़रूरत होते हैं। तो पूरी टीम आपको जो है बधाई का पात्र है। एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ हम भी आपसे विदा लेना चाहेंगे। चलिए छपरा, आप ऐसे ही हमें सुनते रहिए। हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग अतिथियों के साथ हम लोग जो बातें करते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आज हमने बातें की बबलू राही जी से और उनकी यात्रा को जाना। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य अतिथि के साथ, अन्य विषय पे बातें करने। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़।